ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत इजी टॉपिक थे। राजस्थान पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं सारे के सारे। ठीक है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीएम, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, ये है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो काफी कॉमन क्वेश्चन बनते हैं, मतलब रिपीट होंगे क्वेश्चन, लैंग्वेज वो चेंज करेंगे, लेकिन बेसिकली आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, उनका रोल क्या है, उनकी पावर्स क्या है और उनके आपस के अंदर संबंध क्या है, इसके इर्द गिर्द सारी चीजें पूछी जाएगी। राज्यपाल में ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस करवाया था केंद्र राज्य संबंध के अंदर कि जो डिस्प्यूट्स या इशू होते हैं राज्यपाल से संबंधित, यानी राज्यपाल के बारे में पहली बात तो कहा जाता है केवल रबड़ की मोहर है, जैसे राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा ये पूछ सकते हैं उनकी विवेकाधीन जो शक्तियां हैं उनके बारे में एक प्रश्न पूछ सकते हैं। तीसरा उनका जो है, मतलब अभी जो बहुत ज्यादा करंट में मुद्दा चल रहा है कि जो केंद्र और राज्य के जो संबंध है वो काफी बिगड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ गवर्नर, क्योंकि गवर्नर जो है अपना असेंट नहीं देते हैं बिल्स को, अपनी हामी नहीं देते हैं, सहमति नहीं देते हैं, या फिर रिजर्व कर लेते हैं किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। या फिर ऐसे प्रश्न बन सकता है कि ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द गवर्नर, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गवर्नर में अपने को इश्यूज काफी चीजें पूछी जा सकती है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें सीएम में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो इनके जो इंटर रिलेशन होते हैं उनसे प्रश्न बनते हैं। फिर कोalition गवर्नमेंट यानी कि जो गठबंधन की सरकार होती है, वहां पे हम देखते हैं कि पावर जो है काफी डाइल्यूट हो जाती है सीएम की, उतनी ज्यादा पावर नहीं रहती। तो वो आपको बताना था यहाँ पे। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन बनेंगे। अब इसमें आंसर आप कैसे लिखो, उसमें जो अनुच्छेद है यानी जो अपने महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है उन्हें जरूर लिखना, जैसे आर्टिकल 163, 164, 167। ठीक है, उसके अलावा अनुच्छेद 155 लिखो, अनुच्छेद 200, 201, 213 जिसमें अध्यादेश है गवर्नर के। तो इस टाइप से आपको अनुच्छेद बताने हैं वहां पे। 161 विवेकाधीन की शक्ति जो है, तो ये सारे अनुच्छेद अगर आप बताओगे, प्लस अगर कोई संविधान संशोधन, जैसे अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की नंबर की बात करते हैं तो 91st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, तो वो चीज अपने को वहां मेंशन करनी है। इसके अलावा जैसे राज्यपाल की भूमिका को लेकर सरकारी आयोग, पूंछी आयोग है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। प्लस आप कोट भी कर सकते हो जब भी अगर आप सुधारात्मक कोई सुझाव दोगे राज्यपाल की भूमिका को मतलब लेकर, तो आप उस जो आयोग है उसको कोट कीजिए। इसके अलावा कोई समिति बैठी है, कोई केस है इससे रिलेटेड, जैसे अभी हाल ही के अंदर पिछले साल पूछा था, तमिलनाडु केस हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, वैसे केसेस को भी आप प्लीज कोट कीजिए। इससे आपका जो वैल्यू एडिशन है बहुत ज्यादा हो जाएगा आंसर में और आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो ये तो एक ओवरऑल आइडिया दे दिया मैंने। अब अपने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बात करते हैं, डील करते हैं हर टॉपिक से। पहला अपना क्वेश्चन है वो ये बात करता है कि जो गवर्नर है यानी राज्यपाल है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, तो एक तो आप इससे रिलेटेड ही बताओ कि हम जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यूज करते हैं सेंट्रल स्टेट दोनों के अंदर, तो ये एक फैक्ट हो गया। और उसके अंदर जो है नॉमिनल हेड और एक्चुअल हेड दो अलग अलग होते हैं, जिसमें हम नॉमिनल यानी संवैधानिक प्रमुख या नामात्र का जो प्रमुख है वो राज्य के अंदर जो है राज्यपाल को बनाते हैं, और सीएम जो होते हैं वो एक्चुअल हेड होते हैं। नए की राज्य की समानांतर राजनीतिक सत्ता, क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, समानांतर राजनीतिक सत्ता तब होती है जब अपने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जैसे फ्रांस के अंदर जो है प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड होते हैं और वहां के प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो ऐसे डायरेक्टली अगर इलेक्टेड होते तो फिर ऐसे, हाँ, यूएस के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे प्राइम मिनिस्टर वगैरह जैसी ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो इक्वलेंट पावरफुल हो यूएसए के अंदर। जैसे आप एक प्रेसिडेंट का ही नाम सुनते हैं लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर, हाँ, तो इसलिए मैंने फ्रांस का एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक राजनीतिक सत्ता नहीं है। अब आपको स्पष्ट करना है। अब इस लाइन में आपको कोई भी फैक्ट डायरेक्टली नहीं पूछा गया, आपको इस बात को समझना है। तो आप यहाँ पे लिखो कि संवैधानिक प्रमुख कैसे हैं। पहला तो हम की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यूज करते हैं, यानी संसदीय जो प्रणाली है वो यूज करते हैं। इसमें आप आर्टिकल्स लिखो, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की एड और एडवाइस जो है गवर्नर काम करते हैं वो चीज लिखो, इसलिए केवल संवैधानिक प्रमुख है। और उनके बारे में जो है जितनी भी आपको फैक्चुअल डिटेल्स पता है वो सब आपको यहाँ पे लिखनी थी। अब हम आते हैं आंसर पे कि जो भारत का संविधान है वो बताता है कि राज्यपाल
सिर्फ औपचारिक मुखिया है, संवैधानिक प्रमुख है, जबकि वास्तविक शक्तियां किस में होगी, मंत्री परिषद में होगी और मुख्यमंत्री जो उसके हेड होंगे। कौन से आर्टिकल में लिखा है ये? 163 164 इससे डील। आपको आर्टिकल याद नहीं है? प्री, अच्छा नहीं, रिवाइज करो इसको, प्री में भी ये कितने काम आएंगे अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। ठीक है, संविधान का ढांचा राज्यपाल को एक समानांतर सत्ता केंद्र बनने की अनुमति ही नहीं देता है, क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, तो जनप्रतिनिधि के पास ज्यादा पावर होगी, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है कि जो पावर जो है वो यहाँ के लोगों में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है, वहां की जनता, और जनप्रतिनिधि कौन है, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे व्यवहारिक तौर पे, जैसे नामात्र की शक्तियां होती है और कार्यपालिका जो शक्तियां हैं उसकी बात करते हैं। आर्टिकल 154 क्या कहता है कि कार्यपालिका की जो शक्तियां होगी वो राज्यपाल के अंदर निहित होगी, लेकिन वो इसका उपयोग कब करेगा, संविधान के अनुसार या स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। और आर्टिकल 163-64 में क्या लिखा है कि जो गवर्नर है विल एक्ट एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। ठीक है, अनुच्छेद 163 में क्या लिखा है कि राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन के अंदर सहायता और सलाह दी जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल को अधिकांश मामलों में सलाह के अनुसार ही काम करना पड़ेगा, कुछ के अंदर थोड़ी बहुत विवेकाधीन शक्तियां उन्हें मिलेंगी। दूसरी हम बात करते हैं कि उत्तरदायित्व निर्वाचित सरकार, जैसे यहाँ पे अपनी उत्तरदायी सरकार है, यानी हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो हमारे मंत्रीगण हैं जितने भी, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, सेंटर में पार्लियामेंट, स्टेट में यहाँ की विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार वास्तविक शक्ति उसी के पास होगी जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा और विधायिका के प्रति जवाबदेह होगा, और वो कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम, यानी मंत्री परिषद जिसका मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री। अब हम बात करेंगे कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, न कि निर्वाचित। तो उनके पास कंपैरेटिव टू जो जनप्रतिनिधि हैं, सीएम है जो जनता के आदेश से है, उनके पास कम पावर होगी, क्योंकि ही और शी इज नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के निर्णय को खारिज करके अलग से पॉलिसी फ्रेम नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं स्वयं विवेकाधीन शक्तियों की, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर भी सीमाएं हैं। यद्यपि राज्यपाल के पास 163(1) के तहत कुछ स्वयं विवेकाधीन शक्ति है कि जैसे त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री का चयन कर सकते हैं, और आर्टिकल 356 के तहत जो है वो रिपोर्ट दे सकते हैं सेंटर को कि यहाँ पे प्रेजेंट रूल लगाया जा सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने शमशेर सिंह केस के अंदर और ये रेबिया मामला मेनली जो है वो बोलते हैं हम, रेबिया केस के अंदर स्पष्ट किया है कि राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां सीमित है और जो है संवैधानिक मर्यादाओं के अंदर। दूसरी चीज है कि राज्यपाल को मंत्री परिषद के समानांतर जो है यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं दी जाती, यानी उन्होंने लिमिट किया था उनकी स्वयं विवेकाधीन की शक्तियों को। अब हम बात करते हैं कि केंद्र के एजेंट के तौर पे या केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे जो है राज्यपाल की भूमिका रहती है, न कि एक अगेंस्ट कोई प्रतिद्वंदी या कॉम्पिटिटर के तौर पे। तो ये सेंटर और स्टेट के बीच में एक चेन, एक लिंक, एक कड़ी के तौर पे काम करते, न कि अगेंस्ट उनके पावरफुल बॉडी है। उनका कार्य है कि राज्य सरकार के दैनिक जो राजनीतिक निर्णय है उनमें हस्तक्षेप करना है, समानांतर नीतियां जो है वो नहीं चलाएंगे, ये सारे काम नहीं है। वो बस क्या करेंगे कि राज्य का प्रशासन है वो संविधान के दायरे में चलता रहे, और अगर नहीं चलेगा तो वो रिपोर्ट दे देंगे, प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे। बस उनका यही रोल है, वो डे टू डे के वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकते, अलग से कोई पैरेलल पॉलिसी फ्रेम जो है वो नहीं की जाएगी। हाँ, जो लेटेस्ट वाला जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट केस, हाँ उसको आप यहाँ कोट कर सकते हो। अब हम निष्कर्ष पे आएंगे, तो राज्यपाल की भूमिका आप रट लो, एक मध्यस्थ की है, एक मार्गदर्शक की है और संविधान के रक्षक की है। ठीक है, वो एक पैरेलल गवर्नमेंट नहीं है सीएम के अगेंस्ट।
जब राज्यपाल निर्वाचित सरकार के विधायी या प्रशासनिक कार्य यानी जो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसमें एक लिमिट से ज्यादा इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप करेंगे, तब समानांतर सत्ता का टकराव पैदा हो जाता है, जो संसदीय लोकतंत्र के विपरीत। और हम यहाँ पे संसदीय लोक प्रणाली है, लोकतंत्र है, तो इसलिए गवर्नर की पावर जो है वो लिमिटेड है अगेंस्ट द सीएम। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसके संबंध के अंदर यानी अपॉइंटमेंट है, तो उसमें सरकारी आयोग और पूंछी आयोग की प्रमुख सिफारिशों की हमें चर्चा करनी है। तो आप लोग ये याद रखना, आपने PYQ देखे हो तो पूरे के पूरे आयोग की सारी सिफारिशें उन्होंने पूछी हुई, फिर पूंछी आयोग की पूछे इन्होंने, तो आप सारे जो जितने भी इनकी रिकमेंडेशन है उन्हें याद करो। यहाँ पे हमसे किससे पूछी है, नियुक्ति से रिलेटेड मेनली पूछे, वो भी राज्यपाल। तो हम बात करते हैं कि जब भी गवर्नर के रोल को डिफाइन करने की बात आई तो हमने सरकारी और पूंछी आयोग का जो है गठन किया, ठीक है। तो अब वही बात जो संवैधानिक प्रमुख और समानांतर राजनीतिक सत्ता की बात उठी, तो हम बताएंगे इंट्रो के अंदर कि जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं यानी संवैधानिक मुखिया होते हैं, और वास्तविक जो पावर होती है वो किसके पास होती है, सीएम के पास में होती है। अब हम मेनली जो प्रावधान है संवैधानिक उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 154 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसके पास है, राज्यपाल के पास है, लेकिन वो इसका प्रयोग संविधान के अकॉर्डिंग करेंगे या अपने अधीनस्थों के अनुसार। 163 में क्या लिखा है, वो अपना कार्य, राज्यपाल अपना कार्य कैसे करेंगे, एड और एडवाइस यानी किसकी सलाह से, मंत्री परिषद जो जिसका मुख्य होंगे मुख्यमंत्री यानी सीएम। अब हम बात करेंगे उत्तरदायी और निर्वाचित सरकार की सर्वोच्चता की। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और लोकतंत्र के जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग जो वास्तविक शक्ति है वो उसी के पास होगी जो जनप्रतिनिधि जो है वो होंगे, ठीक है। अब हम जो स्वयं विवेकाधीन जो शक्तियां होती है उसकी सीमाओं के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे विवेकाधीन शक्तियों के बारे में हमने डिस्कस किया था अभी अभी, जिस मैंने बताया कि जैसे रेबिया मामला जो था उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो शक्तियां होंगी विवेकाधीन शक्तियां वो लिमिटेड है, और राज्यपाल को मंत्री परिषद के समानांतर उसे नहीं चलाना, वो संविधान के अंदर एक लिमिटेड पावर के तौर पे यूज की जाएगी, और वो केंद्र के प्रतिनिधि है न कि प्रतिद्वंदी है। सरकारी सुधार आयोगों की भी अब हम सिफारिशों की बात करेंगे। सरकारी आयोग की बात करते हैं सबसे पहले, तो इन्होंने बोला कि राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक तौर पे बहुत ज्यादा सक्रिय है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है, स्टेट के मामलों के अंदर। अगर जो गवर्नमेंट है वो किसी और दल की है और राज्यपाल है वो किसी और दल की जो है वो एडवोकेसी करते हैं, तो ये रिकमेंडेशन दी थी, हालांकि प्रैक्टिकली जो है ये अभी तक क्लियरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त जिसे करेंगे वो व्यक्ति जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए और सक्रिय राजनीति से डिटैच्ड या दूर होना चाहिए। स्थानीय राजनीति से तो एकदम उन्हें अलगाव रखना है, जो भी लोकल पॉलिटिक्स है उससे उन्हें डिटैच रखना है, दूर रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये भी कहा था कि वो स्टेट के निवासी नहीं होने चाहिए। तभी तो अपने देखते हैं कि राज्यपाल जहाँ के निवासी होते हैं उन्हें वहां से बहुत दूर डिप्लॉय किया जाता है। जैसे अपने यहाँ पे गुलाब चंद कटारिया थे, उनको असम का जो है गवर्नर बनाया गया, तो कितनी दूरी है जी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे अपने में। सत्तारूढ़ जो दल है उससे उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री से थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ एक समन्वय बना के ही उन्हें गवर्नमेंट चलानी है, तो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे तो बेटर गवर्नेंस हमें देखने को मिलेगी। और दूसरा कि टेन्योर उनका थोड़ा है, उनको सुरक्षित करना चाहिए। 5 साल का जो कार्यकाल है उससे पहले अगर उन्हें हटाया जा रहा है तो कोई ठोस और असाधारण कारण के बिना उन्हें पद से नहीं हटाना चाहिए। ये सब रिकमेंडेशंस थी। हाँ लेकिन मतलब हाँ वो मिल गया, लेकिन ये रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं अपन तो, सिर्फ ये उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया। फिर हम बात करेंगे पूंछी आयोग की जो सिफारिश है उसके बारे में।
इन्होंने बोला था कि एक कमेटी ही बना देनी चाहिए इसके चयन के लिए, ठीक है। राज्यपाल का चयन जैसे अपने बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए कमेटी है, अपने जो ह्यूमन राइट कमीशन है उनके हेड के लिए कमेटी है, तो वैसे राज्यपाल के इलेक्शन के लिए भी कमेटी होनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री भी होने चाहिए। अब हम बात करते हैं इनको हटाने की प्रक्रिया। उन्होंने तो सिर्फ टेन्योर की फिक्सेशन की बात करी थी, इन्होंने बोला प्रॉपर इम्पीचमेंट से ही इन्हें हटाना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। ये जैसे जैसे अगर हम ऐसी चीज लेके आएंगे तो ये और ज्यादा पावरफुल ऑफिस होता चलेगा और हमें पैरेलल गवर्नमेंट नहीं चलानी स्टेट्स के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जो विश्वविद्यालय, मैंने आपको बताया था जब सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये भी एक बहुत बड़ा इशू का मतलब इशू रहता है कि जो वाइस चांसलर्स है यूनिवर्सिटीज के वो अपॉइंट होते हैं बाय गवर्नर। तो यहाँ पे जब भी कुलाधिपति पद है उससे इनको मुक्ति देनी चाहिए। आपको पता है ना कि जो राज्यपाल है वो एक्स ऑफिशियो जो है वहाँ के चांसलर होते हैं, तो ये समाप्त कर देनी चाहिए व्यवस्था। ये सब इस आयोग की सिफारिश थी। अब हम एक बार थोड़ा सा कंपेरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। तो इनमें अंतर क्या है, नहीं तो आप मिक्स कर दोगे। तो सरकारी आयोग जो है उसने क्या बोला, मुख्यमंत्री से डिस्कस करके चयन करो। लेकिन पुंछ आयोग एक और कदम आगे गया, इन्होंने तो एक कमिटी ही सजेस्ट कर दी। इन्होंने बोला पीएम, गृह मंत्री, स्पीकर, सीएम जो है रिलेटेड स्टेट के, उनको मिलाकर एक कमिटी बननी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इन्हें। नहीं, फर्क तो नहीं पड़ेगा बट एटलीस्ट सीएम से थोड़ी बहुत सलाह दी जाएगी। अच्छा, माने भी नहीं, अगर माने भी नहीं सलाह, फिर भी अपने सीएम जो है एक प्रॉपर बॉडी है तो डिस्कस तो करेंगे वहां पे, और वो हो सकता है वो न्यूज वगैरह में आए या लोगों को पता चले ये डिस्कशन हुए थे। इस तरीके से अपनी बात एक तो रख सकते हैं, बाकी फिजिबल है नहीं मतलब अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हम्म, हाँ कि लेस पावरफुल बनाया गया जरा। मीडिएशन का प्लस थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस का है, उसके अलावा ज्यादा इंटरवीन जो है उसकी पावर नहीं दी गई। बिल्कुल पसंद का। हाँ, अब पद से हटाने की अगर हम बात करें तो केवल साधारण परिस्थितियों में उन्होंने बोला था कि भाई असाधारण परिस्थितियों में हटाना चाहिए, लेकिन यहाँ महाभियोग जैसी चीज हमें देखने को मिलती है। यानी पुंछ आयोग है, उन्होंने काफी थोड़ी रिजिड जो है या फिर थोड़ी एक्सट्रीम रिकमेंडेशंस दी थी कंपेरेटिव टू सरकारी आयोग, मतलब उससे एक कदम आगे की रिकमेंडेशंस दी थी। विश्वविद्यालय के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सरकारी आयोग ने ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया था, लेकिन पुंछ आयोग ने बोला था कि उनके जो चांसलर की जो पोस्ट है एक्स ऑफिशियो उन्हें दी जाती है, यानी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से उन्हें जो है नवाजा जाता है, वो चीज हटा दी जाए। अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं कि जो राज्यपाल की भूमिका, अगेन वही चीज आप सेम लाइन लिख सकते हो, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं कि वो मध्यस्थ होते हैं, मार्गदर्शक है और संविधान के रक्षक हैं। वो पैरेलल गवर्नमेंट नहीं है वहां पे। लोकतंत्र व्यवस्था हम यहाँ यहाँ पे यूज करते हैं भारत के अंदर, और उसमें भी संसदीय प्रणाली जिसमें जो है प्रमुख शक्तियां हैं वो जनप्रतिनिधि के अंदर ही निहित होती है, और राज्यपाल जनप्रतिनिधि नहीं है इसलिए उनको लिमिटेड पावर दी गई है। अब हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री की जो शक्तियां हैं वो संविधान से अधिक राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। इसके अंदर आपको पावर्स लिखनी है मुख्यमंत्री की, हमें पता है। वैसे अब हम यहाँ बोलेंगे कि मतलब जो संविधान का जो मुखिया है, संवैधानिक मुखिया, वो राज्यपाल को बनाया गया है, परंतु जो एक्चुअल हेड है, जो वास्तविक मुखिया है, वो कौन है, मुख्यमंत्री। फिर हम कुछ उन राजनीतिक परिस्थितियों की बात करेंगे जिससे इनकी प्रभावित होगी। अच्छा, इसमें भी आपको पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रूप से प्रभावित और नेगेटिव रूप से प्रभावित दोनों लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, तो फिर ये पावरफुल हो जाएगी ये पोस्ट। और अगर कोएलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार हमें देखने को मिल रही है तो वो पावर बहुत लिमिटेड हो जाएगी। बिल्कुल, सेंटर और स्टेट की परिस्थितियां भी आप लिख सकते हो। सेंटर के अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट है, स्टेट में डिफरेंट गवर्नमेंट है, तो वहां हमें कभी कभार क्लैशेस देखने को मिलेंगे। अगर दोनों जगह सेम गवर्नमेंट है तो हमें उस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिली। तो अपन डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट्स को।
अब हम बात करते हैं कि राज्य का वास्तविक प्रमुख जो है वो संविधान ही बताता है। आप आर्टिकल भी लिख सकते हो। ये हमारे यहाँ राजनीतिक समीकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे बहुमत, दलीय संरचना, केंद्र राज्य संबंध। इनसे तय होगा कि किसी स्टेट का सीएम कितना पावरफुल है। हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उसका खुद का नेतृत्व क्षमता कितनी है, उनकी खुद की वहां पे जो है मतलब कितनी ज्यादा एक तरीके से पॉपुलैरिटी है, या आपसी संबंध कैसे हैं, उन चीजों पे भी ये चीज डिपेंड करती है। संवैधानिक आधार की बात करें, आर्टिकल 163, 164 ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो मुख्यमंत्री है मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, और उनकी सलाह पर ही राज्यपाल जो है मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों का बंटवारा करते हैं। अनुच्छेद 167 जो है राज्यपाल और मंत्रिमंडल है उनके बीच में लिंक का काम करते हैं, ये आपको बताना है। संवैधानिक मर्यादा की अगर हम बात करें तो सैद्धांतिक रूप से पूरी जो ब्यूरोक्रेसी और प्रशासनिक नीतियां हैं वो सारा किसके अंडर में आता है? मुख्यमंत्री के अंडर। अब हम मेन प्रश्न जो है अपना शक्तियों को प्रभावित करने वाली जो स्थितियां हैं उनकी बात करेंगे। जैसे एक दलीय बना गठबंधन, यानी बहुमत का गणित जो है वो बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पे अदा करता है। जिसके पास मेजोरिटी होगी सीटों की, बहुत ज्यादा क्लियर मेजोरिटी है, वो ज्यादा पावरफुल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर पाएंगे, उनके डिसीजन बहुत स्ट्रिक्ट रिजिड होंगे। पूर्ण बहुमत है तो मुख्यमंत्री मजबूत और स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। गठबंधन या त्रिशंकु हमें देखने को मिल गया, यानी कोalition गवर्नमेंट अगर हमें देखने को मिल रही, तो पोर्टफोलियो बंटवारा हो या नीतियां हैं, तो उसमें सहयोगियों के दबाव के कारण शक्तियां थोड़ी डाइल्यूट हो जाएगी, थोड़ी सीमित हो जाएगी या कमजोर हो जाएगी, और सरकार बचाने में ही सारी पावर जो है वो जाएगी। नेक्स्ट है पार्टी की जो आला कमान का प्रभाव है, कई कई बार हमें देखने को मिलता है। यहाँ एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कॉपी चेक करने वाले किसी स्पेसिफिक पार्टी पे को इंक्लिनेशन हो और अपने वर्ड उतने मैच्योर उन्हें नहीं लगे, तो आप किसी का भी यहाँ पे नाम मेंशन मत करना, इतनी मैच्योरिटी रखना, या जरूरी भी नहीं हो एग्जाम्पल देने। तो राष्ट्रीय दल जो है उसमें मजबूत अगर केंद्रीय नेतृत्व है तो मुख्यमंत्री को मंत्री का जो मंडल है उसका विस्तार करना है या नीतिगत फैसले लेने हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट पे यानी सेंटर पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। मैं फिर से बोल जी, हाँ बिल्कुल, हाँ केंद्र लिख दो यहाँ पे। तो आप ये ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रही हूँ, किसी का नाम, किसी गवर्नमेंट का, किसी पर्सन का नाम मत लिखना, बहुत इमेच्योरिटी लगेगी और आपको किसी को भी इंडिकेट नहीं करना है आप। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय दल की, यानी रीजनल जो दल है उसकी बात करते हैं। अगर क्षेत्रीय दलों में मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का हेड है, यानी कोई लोकल गवर्नमेंट है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ, यहाँ पे भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने देखा तृणमूल कांग्रेस कैलकाटा के अंदर जब ममता बनर्जी पावर में थी, तो वो फिर उनकी सेंटर से कोई वैसे भी उधर से कोई अगर इंस्ट्रक्शन आएगा उनका लेना देना नहीं है, तो वहां पे वो मुख्यमंत्री जो है वो ज्यादा पावरफुल हमें देखने को मिलता है। केंद्र राज्य संबंध और राज्यपाल की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा है एक तरीके से, या राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, यानी केंद्र में अपोजिट गवर्नमेंट है, तो राज्यपाल 200 के आर्टिकल जो 200 है उसके तहत विधेयक जो है वो ज्यादा आरक्षित करना शुरू कर देंगे। या फिर केंद्र की जो एजेंसियां हैं वो मुख्यमंत्री के प्रशासनिक अधिकार को काफी हद तक प्रभावित भी कर सकती हैं। वित्तीय निर्भरता की बात करते हैं तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है सेंटर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। वित्तीय जो निर्भरता है उसमें वित्तीय सहायता या अनुदान है उसके अंदर भी समीकरण जो है बहुत बार आड़े आते हैं। फिर हम बात करते थे कि दलीय गुटबाजी, या फिर एक तरीके से एक पार्टी के अंदर ही ग्रुपिज्म हो रखा है, या फिर आपका खुद का जो है नेतृत्व, या फिर आपका व्यक्तिगत जनाधार। आंतरिक गुटबाजी ज्यादा है तो फिर बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री की जो चेयर है वो स्थायित्व उसका कम होगा या पावर लिमिटेड हो जाएगी। व्यक्तिगत जनाधार जो है यानी कैरिस्मेटिक लीडरशिप है, करिश्माई नेता कोई है तो उसकी पावर ऑटोमेटिक ज्यादा होगी। मुख्यमंत्री का निजी जो जनाधार है उसे नौकरशाही और राजनीति दोनों पे कंप्लीट कंट्रोल जो है वो देगा। मैं फिर से बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी कॉपीज देखी हैं, वो नाम लिख देते हैं, यहाँ पे नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अपने को किसी को जज नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ अपने को फैक्ट फिगर्स लिखने हैं जो संविधान के अकॉर्डिंग है, या फिर आपने
रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में देखा है। अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं कि संविधान केवल शक्तियों का ढांचा देता है और उस ढांचे के अंदर जो वास्तविक शक्ति है वो राजनीतिक परिस्थितियों से हमें देखने को मिलती है। इस तरीके से आपको उसको कंक्लूड करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे कि मुख्यमंत्री जो है मंत्री परिषद यानी जो चीफ मिनिस्टर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके हेड होते हैं। सिर्फ हेड नहीं होंगे बल्कि उसका कोऑर्डिनेशन भी करेंगे। तो आपको सारी चीजें यहाँ पे क्या बतानी है कि जो सीएम है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके बीच के रिलेशंस को एक्सप्लेन करना है कि उनके हेड तो है ही और कोऑर्डिनेशन का भी काम करेंगे। तो हम बात करेंगे कि भारत का संविधान जो है उसके अंदर रियल एग्जीक्यूटिव कौन सी होती है और जो नाम मात्र की एग्जीक्यूटिव नॉमिनल हेड कौन होता है उसकी बात करेंगे। तो राज्य की जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ये कथन बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री केवल अपनी मंत्री परिषद का नेता नहीं होता बल्कि पूरी शासन व्यवस्था के मुख्य धुरी होती है और समन्वयकारी केंद्र यानी कोऑर्डिनेट करता है सबको। अब हम संविधान के जो मैंने आपको बताया आर्टिकल आपको मेंशन करने, जैसे 164 को आप मेंशन करो। इसके अंदर है कि मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्त जो उन्हें करते हैं डिसमिस करते हैं वो सारी की सारी पावर किसके पास में होती है? मुख्यमंत्री के पास। और वो जो राज्यपाल है उनको सलाह दे सकते हैं। रेजिग्नेशन देने के लिए भी उन्हें बोला जा सकता है। विभागों का आवंटन जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। सामूहिक उत्तरदायित्व का जो नेतृत्व है वो कौन करते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया या उनकी डेथ हो गई तो पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है मंत्री परिषद है वो खुद ब खुद भंग हो जाएगी या डिसॉल्व हो जाएगी। समन्वयकारी केंद्र कैसे है वो तो हमने बता दिया, हेड कैसे है। अब कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? तो एक शक्तिशाली नेता होने के साथ साथ मुख्यमंत्री क्या है? विभिन्न अंगों के साथ जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बांध के रखता है। जैसे आर्टिकल 167 के अंदर राज्यपाल और कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल दो उनके बीच की कड़ी के तौर पे काम करते हैं। विभागों के बीच में विभिन्न विभाग हैं, विभिन्न काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट के मंत्री है, उनके अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे। विधायिका और कार्यपालिका है उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे। उसके अलावा जो केंद्र और राज्य है उन दोनों के बीच में जो मेन कोऑर्डिनेशन का काम है वो भी मुख्यमंत्री का है। तो आपको सारे एंगल जो है वो कवर करने थे आप। अब हम कंक्लूजन की बात करें तो दोनों चीजों को आपको कंबाइन करना है। आपको लिखना है कि ये केवल फर्स्ट अमंग इक्वल्स नहीं है, यानी कि समकक्षों में प्रथम नहीं है मुख्यमंत्री, बल्कि सरकार के जहाज का कप्तान है। मतलब हेड ऑफ द मतलब स्टेट है या फिर कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट है। किस पे? हाँ, उस पे बिल्कुल। उसकी सफलता केवल शक्ति प्रदर्शन पे ही निर्भर नहीं करेगी, यानी आपको पावर तो मिली, आप हेड तो है ही, उसके अलावा आप मंत्री, राज्यपाल और विधानसभा के बीच में कितनी अच्छे से हार्मनी मेंटेन करके रखते हो, सौहार्द या सामंजस्य मेंटेन करते हो, उसमें भी आपकी नेतृत्व क्षमता दिखेगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर, या प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट के अंदर क्या क्या डिफरेंस है ये बताने के साथ आपको राज्य शासन के अंदर दोनों की भूमिका का परीक्षण करना है। तो मेनली जो अपने को पता है कैबिनेट इज मोर पावरफुल देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं, लेकिन जो सीएम के क्लोज होते हैं वो 10 एक 15 मंत्री, जिनको बहुत इंपॉर्टेंट विभाग जो है दिए जाते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह है वगैरह, तो ये सारे कैबिनेट मंत्री है होते हैं। अब हम उनको डिस्कस करते हैं कि राज्य प्रशासन के अंदर हम संसदीय पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। इसमें कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद में होगी। आम बोलचाल की भाषा में तो ये दोनों चीजें सेम है, मतलब आम बोलचाल में तो दोनों चीज सेम, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद सेम होते हैं, बट एक्चुअल में जब हम फैक्ट और फिगर देखेंगे तो हमें डिफरेंस नजर आएगा। अब हम इस डिफरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो हम साइज के बेस पे डिफरेंस बताते हैं। जो कैबिनेट है ये छोटा निकाय है, हमें 15 से 20 शीर्ष मंत्री, या अगर कम है मंत्रियों की संख्या तो 5 या 6 भी हमें देखने को मिल सकती है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कम कैबिनेट के अंदर मंत्री होंगे।
और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 91वां जो संविधान संशोधन हुआ है, यानी 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसके अंदर उन्होंने फ्रीज कर दी कि 15% ही हो सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग सीएम। तो ये जैसे अपने यहाँ पे 200 सीटें हैं, तो कितने अधिकतम मंत्री होंगे? 30। और कैबिनेट मंत्री हो सकता है 10 हो, 15 हो, इस तरीके से। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया। अब हम बात करेंगे संवैधानिक स्थिति की और कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन की हम बात करेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को 3 भागों में बांटा है। कैबिनेट मंत्री जो सबसे कम होते हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे, देन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और सब उससे रिलेटेड, और उप मंत्री, ये 3 टाइप के मंत्री होंगे। अगर हम कैबिनेट की बात करें तो केवल जो फर्स्ट क्लास के यानी बहुत क्लोज मंत्री होंगे वही इसमें शामिल होंगे। ये मंत्री परिषद का ही एक हिस्सा है, जैसे कि हमने यहाँ मेंशन भी किया। अब हम संवैधानिक स्थिति की बात करेंगे तो ये पूर्ण तरह संवैधानिक निकाय है। 163-164 में इसके गठन के बारे में लिखा है और इसके कार्यों के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। कैबिनेट वर्ड का उल्लेख मूल संविधान में कहीं नहीं था, ये प्री के लिए भी याद रखना। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये वर्ड ऐड किया गया, आर्टिकल 352 के अंदर, जहां पे राष्ट्र आपातकाल के बारे में बात की गई थी। अब हम बात करते हैं पावर्स की। तो पावर किसकी ज्यादा होगी? कैबिनेट की ज्यादा पावर होती है। जो मेन मीटिंग्स होती हैं वो किसकी ज्यादा होंगी? कैबिनेट की होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तो बहुत लिमिटेड मीटिंग्स होती है, इसकी बैठकें बहुत कम होती है एक साथ, मतलब सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बहुत कम बुलाया जाएगा। और निर्णय लेने के अंदर कैबिनेट की ज्यादा पावर होती है, इसलिए नियमित रूप से हफ्ते में 1 बार 2 बार हो जाती है बैठक। डायरेक्शन की बात करें तो मंत्रिमंडल सिर्फ जो डायरेक्शन मिलेगी उसका पालन करेगा, जबकि कैबिनेट नीतियां तय करके डायरेक्शंस जो है मंत्रिपरिषद को देता है। अब हम बात करते हैं कि राज्य प्रशासन में दोनों की भूमिका क्या है। तो दोनों की भूमिका मेनली तो आपस में जुड़ी हुई है। मंत्रिमंडल में एक संचालन समिति के तौर पे यानी स्टीयरिंग कमेटी के तौर पे जो है कैबिनेट का रोल होता है। यदि मंत्रिमंडल बड़ा है, ठीक है, उसकी लिमिटेड बैठकें होती है, वो निर्देशित होता है, लेकिन उसी के अंदर एक स्टीयरिंग कमेटी है, यानी एक स्टीयरिंग लेके बैठी है 5-10 लोग जो मुख्य डायरेक्शन देंगे, मुख्य जो फैसले हैं वो लेंगे, उनकी नियमित बैठकें होंगी। नीति निर्माण और निर्णय लेने में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? कैबिनेट की होती है। यह राज्य का सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय है। मंत्री परिषद की भूमिका जो है वो लिमिटेड होती है। राज्य मंत्री उप मंत्री कैबिनेट द्वारा निर्णय लिए गए को लागू करवाएंगे यानी क्रियान्वयन करवाएंगे। विधायी भूमिका की बात करें तो यहाँ मंत्रिमंडल की भूमिका क्या होगी? विधानसभा में कौन से मेन बिल आने हैं, ठीक है, ये कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही वो बिल्स जो है टेबल पे रखे जाते हैं। मंत्री परिषद की भूमिका की बात करें तो हम जो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं यानी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स विधानसभा की, जो जितने भी एग्जीक्यूटिव है वो रेस्पॉन्सिबल या फिर उत्तरदायी है किसके प्रति? विधानसभा के। तो यहाँ पे ये सरकार की नीतियों का समर्थन करेंगे और गवर्नमेंट को बचा के रखेंगे। वित्तीय नियंत्रण की बात करें तो यहाँ पे भी जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम बजट कहते हैं या धन विधेयक है, ये सब कैबिनेट में डिस्कस हो जाते हैं सारे, और जब ये पास हो जाएंगे तो उनका क्रियान्वयन जो है वो किसके पास पावर रहेगी? वो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रहेगी। मंत्रिमंडल की भूमिका की बात करूं कोऑर्डिनेशन के अंदर, तो इतने सारे विभाग है, इतने सारे मंत्री है, तो इनके अंदर कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत मुश्किल है, तो इनमें ओवरलैपिंग हो सकती है। तो इसमें कैबिनेट क्या करता है? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन जो है स्थापित करेगा, और कोई विवाद होगा तो उसका निपटारा होगा। राज्यपाल को सलाह, वैसे संविधान में तो लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी जो मंत्री परिषद है हेडेड बाय सीएम द्वारा जो है एड और एडवाइस दी जाएगी, बट हम व्यवहारिक तौर पे देखें तो सारे निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। निष्कर्ष तो हमें साफ पता चलता है, ठीक है, कि संविधान में तो मंत्री परिषद को सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अगर व्यवहारिक बात की बात करें या इंजन की बात करें एक्चुअल अनुशासन का जो है वो कैबिनेट है, ठीक है। यहाँ पे हम राम से म्योर जैसे राजनीतिक विचारक को कोट करेंगे कि कैबिनेट को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील बोला है, कि
कैबिनेट है वो स्टीयरिंग व्हील है ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, और ये राज्य प्रशासन की दिशा और गति दोनों तय करता है। तो ये अगर आपको याद नहीं भी था तो आप इसको लिख लो, आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। और कैबिनेट और जो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो वहां आप इसको कोट कर सकते हो। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इट्स अबाउट कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन की सरकार अगर होती है तो मंत्रिपरिषद की जो सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा है वहां पे हमें क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलती। तो इसमें आपके दोनों ही टॉपिक कवर हो जाएंगे, कोएलिशन गवर्नमेंट भी अलग से कंप्लीट हो जाएगा कि क्यों कोएलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार अस्थायी होती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो होता क्या है। संसदीय व्यवस्था के अंदर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक जो उत्तरदायित्व है बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। इसका मतलब होता है कि मंत्री परिषद एक टीम के तौर पे काम करती है और वो दे स्विम टुगेदर एंड सिंक टुगेदर, वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। भारतीय संविधान में सेंटर की बात करें तो 75 आर्टिकल 75 और 164 स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इस सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख करता है, यानी एक्सप्लेन करता है। हालांकि जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा तो गठबंधन की जो सरकार है वो बनती है और इस अवधारणा में कई चुनौतियां उत्पन्न होती है। ठीक है, अब हम एक एक करके चुनौतियों की बात करेंगे। सबसे पहले तो आइडियोलॉजिकल यानी विचार का मतभेद। मान लो दो ऐसी या तीन ऐसी पार्टीज ने कोएलिशन कर लिया जिनका मतलब आइडियोलॉजी अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल कोई धर्म के नाम पे राजनीति करता है, कोई अपने संप्रदाय के नाम पे राजनीति और कोई भाषा के नाम पे करता है, तो वहां पे वो जो है नीतियों के निर्माण में मतभेद हमें देखने को मिलेगा। तो वहां आम सहमति बनना बहुत मुश्किल हो जाएगी और धमकी उनके पास एक होती है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम अपना जो समर्थन है वो वापस ले लेंगे। और अगर कोई भी एक पर्टिकुलर जो दल है जिसने गठबंधन की सरकार बनाने में मदद की है उसने समर्थन वापस ले लिया मतलब वो सरकार गिर जाएगी। फिर सार्वजनिक आलोचना। इन जनरल हम देखते हैं कि जब बहुमत में सरकार होती है तो उसके जो भी लीडर्स होते हैं वो कभी भी आम तौर पे जो भी जनता के सामने होंगे कभी भी वो आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन गठबंधन की सरकार के अंदर वो अपनी जो भी गठबंधन की सरकार बनी और दूसरी पार्टी उससे रिलेटेड है तो वहां पे वो आलोचना कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा वोट बैंक का खेल होता है। तो अपनी ही सरकार की नीतियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने लगते हैं, तो इवन विरोध प्रदर्शन में भी भाग लेते हैं। तो इससे क्या होता है, स्थायित्व कमजोर होगा और कोएलिशन गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है ऐसा भय बना रहेगा। नेतृत्व बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। जब भी हम बात करेंगे गठबंधन की सरकार की तो पोर्टफोलियो जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी कि अलग अलग विभाग बांटेंगे तो वहां बहुत लड़ाई होती है। बहुत बार तो मतलब चेंज होते हैं बार बार पोर्टफोलियो। हम देखते हैं उप मुख्यमंत्री दो तीन बने हुए हैं किसी किसी राज्य में, तो ये सारी कोएलिशन गवर्नमेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारी मजबूरियां और बहुत मंत्रियों को इजीली डिसमिस कर दिया जाता है। तो ये चुनौतियां हमें देखने को मिलती है जिससे जो मुखिया है, जो हमने डिस्कस किया था अभी, सीएम की पावर्स यहाँ डाइल्यूट हो जाएगी, सीएम का पद यहाँ पे कमजोर देखने को मिलेगा। गोपनीयता का उल्लंघन हो जाता है कई बार। तो मंत्री अपने दल की राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए किसी अलोकप्रिय निर्णय से खुद को अलग दिखाने के लिए जो कैबिनेट के गोपनीय फैसले हैं वो मीडिया में भी लीक कर देते हैं। तो इसलिए जो हम ओथ ऑफ सीक्रेसी की बात करते हैं वो ब्रीच हो जाती है, उसका उल्लंघन होता है। फिर हम साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाम दलीय एजेंडा। नॉर्मली जो एक पार्टी होती है जिस पूरा बहुमत होता है वो एक एजेंडे को लेकर चलती है, लेकिन जब हम कोएलिशन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो साझा न्यूनतम कार्यक्रम की कम से कम ये तो हम साथ मिलकर करें। तो जब कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है तो वो साझा न्यूनतम कार्यक्रम को लेकर चलती है। फिर भी इस घटक के अंदर अपने व्यक्तिगत जो राजनीतिक उनके एजेंडे होते हैं, यानी हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होगा, उसको थोपने का वो प्रयास करते हैं कि नहीं ये चीज ऐसे होनी चाहिए। तो यहाँ पर सरकार जो है पक्षघात का आरोप लगाते हैं और यहाँ पॉलिसी पैरालिसिस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और सामूहिक निर्णय जो है हम देखते हैं कि ले ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट है जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है, चाहे एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिग्रेड हो जाए, और जो दूसरी है उसी में ही पार्टी है कोएलिशन गवर्नमेंट में वो एनवायरनमेंट को ही बेस बनाकर सत्ता में आई है। तो यहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट होगा
तो जो है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट के अंदर फंसा है तो वो रुकेगा और वो पॉलिसी कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है कोalition गवर्नमेंट की। गठबंधन सरकारें सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए राजनीतिक परिपक्वता और गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए उनको। ये सॉल्यूशन है एक तरीके से जो हम बता रहे। इसलिए कोऑर्डिनेशन कमिटीज का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए ताकि मतभेदों को सार्वजनिक ना करें, एक बंद कमरे में एक टेबल पे जो है वो अपनाया जाए। इस तरीके से आप एक सॉल्यूशन वाला कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ में किसी चीज की बुराई नहीं करी, क्योंकि आफ्टर ऑल गठबंधन सरकार भी हमारे ही संविधान के अंदर का एक चीज है, एक तरीके से एक विचार है, एक आइडिया है, उसको हम कंप्लेन नहीं कर सकते। ये तो परिस्थितियों से ये सारी चीजें उत्पन्न होती है, जो ह्यूमन टेंडेंसी है या फिर पद लोलुपता जिसे बोलते हैं, यानी पावर का जो ग्रीड है, उसकी वजह से ये परिस्थितियां उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर है, कल अच्छे से करना और प्लीज आंसर लिखा करो, है ना, उसी से फायदा होगा। मैं बार बार बोलती हूँ, मैं डेली बोलती हूँ, आप लिखो। चलो मेरे को कल अभी तक की जितनी कॉपीज है ना वो सारी लेके आके दिखाना दोनों, ठीक है। बैकलॉग पूरा करने का टाइम है आप लोगों के पास। सबके सब मेरे को सबके सब दिखाना, दोनों ही नहीं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी, और आप लोग ऑनलाइन भी देख रहे हो, अभी तक जितना भी किया है वो सब आप मेरे को दिखाओ। हाँ तो नहीं दिए तो दो ना, अभी लेके जाओ, लिखो। एटलीस्ट अगर मतलब बैकलॉग वैसे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओ तो फ्रेम तो लिखो, उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड तो लिख के लेके आओ, क्योंकि वो चीज छूटनी चाहिए। मेरी जिम्मेदारी यही है। मैं क्यों इधर रोज आ रही हूँ, मैं ऑनलाइन भी तो ले सकती हूँ सारी क्लासेस, ठीक है, जूम मीटिंग से भी तो आपको समझा सकती हूँ। मेरा औचित्य ही मैं आ रही हूँ तो वो चीज आपको याद होनी चाहिए इन दिनों के अंदर अंदर ही, ठीक है। तो आप मुझे दिखाना करिए चीजें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल।